हेलो फ्रेंड्स, आज हम यहाँ पे जूनियर हाई स्कूल शिक्षक भर्ती का प्रैक्टिस सेट नंबर 14 देखेंगे, जिसका ये पार्ट 2 होगा। और इससे पहले हमने पार्ट फर्स्ट देख लिया था, जिसमें हमने 22 तक के क्वेश्चंस देखे थे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चन की श्रृंखला। तो पहला क्वेश्चन है, हमारे संविधान के किस भाग में 300 पानों में पंचायतें बनाने की परिकल्पना की गई है? तो ये किस भाग में की गई है? तो भाग 9 में से किया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। पंचायतों से जो संबंधित प्रावधान है, ये भाग 9 में इसको बताया गया है। अगला देख लेते हैं, निम्न में से कौन सा राज्य सरकार तथा स्थानीय शासन के बीच राजस्व बंटवारे के लिए उत्तरदायी हुए? तो ये कौन उत्तरदायी है? तो ये राज्य वित्त आयोग। राज्य वित्त आयोग जो है, ये राज्य सरकार और स्थानीय शासन के बीच राजस्व बंटवारे के लिए उत्तरदायी होता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है सी। अगला देखते हैं, उदारीकरण, निजीकरण और भूमंडलीकरण की नई आर्थिक नीति घोषित की गई है। ये किस प्रधानमंत्री द्वारा घोषित की गई है? तो ये नरसिंह राव द्वारा इसको घोषित किया गया है। उदारीकरण, निजीकरण और भूमंडलीकरण की नई आर्थिक नीति। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है सी। आइए चलिए अगला देखते हैं, गांधीवादी अर्थव्यवस्था किस पर आधारित है? तो ये गांधीवादी जो अर्थव्यवस्था है, ये किस पे आधारित है? तो ये न्यास, यानी कि इसको बोलते हैं ट्रस्टीशिप की विचारधारा पर ये आधारित है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है बी, न्यास पे आधारित है गांधी जी की अर्थव्यवस्था। अगला देखते हैं, किसी देश की आर्थिक वृद्धि की सर्वाधिक उपयुक्त माप है? तो किसी देश की जो आर्थिक वृद्धि है, उसकी सबसे उपयुक्त जो माप होती है, वो प्रति व्यक्ति उत्पाद के आधार पे गणना की जाती है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला देखते हैं, भारत में निम्न में से किस राज्य में नगरीय घनत्व सर्वाधिक है? तो सबसे ज़्यादा जो नगरीय घनत्व है, ये पश्चिम बंगाल में है, जिसका घनत्व 5683 है। और इसके बाद महाराष्ट्र का आता है, जो कि 5594 है। और फिर इसके बाद आता है पंजाब का, जिसका घनत्व है 4136। और सबसे अंतिम जो कि 2563 तमिलनाडु का है। तो इसमें सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व नगरीकरण जो पूछा था, वो पश्चिम बंगाल का है नगरीय घनत्व। अगला देखते हैं, निम्नलिखित संघ शासित राज्यों में स्त्री साक्षरता 2011 की जनगणना के अनुसार उच्चतम है? तो ये जो स्त्री साक्षरता 2011 की जनगणना के अनुसार लक्षद्वीप की साक्षरता सर्वाधिक है। स्त्री साक्षरता में लक्षद्वीप सर्वाधिक है। और फिर इसके बाद पांडुचेरी, चंडीगढ़, दमन और दीव आते हैं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है डी। अगला देखते हैं, राम सेतु शुरू होता है। तो राम सेतु कहाँ से शुरू होता है? ये धनुषकोडी से शुरू होता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ए। जो ये राम सेतु है, ये भारत के पंबन द्वीप के अंतिम छोर से धनुषकोडी से प्रारंभ होकर ये श्रीलंका के मन्नार द्वीप पर एक श्रृंखला में उथले जली भाग के रूप में ये विस्तारित है। तो ये जो भारत का पंबन द्वीप है, उसके अंतिम छोर धनुषकोडी से प्रारंभ होकर श्रीलंका के मन्नार तक इसका विस्तार फैला हुआ है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए। संसार का सर्वाधिक जनसंख्या वाला मरुस्थल है? तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला जो मरुस्थल है, वो है थार का मरुस्थल। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है सी। जो थार का मरुस्थल है, ये सर्वाधिक जनसंख्या वाला मरुस्थल है। और यहाँ पे जो जनसंख्या घनत्व है, वो 83 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। और जबकि अगर और बात करें, अन्य जो मरुस्थल में जनसंख्या घनत्व है, वो 7 तक ही इसमें होता है। तो इसमें सर्वाधिक जो जनसंख्या घनत्व वाला मरुस्थल था, वो थार मरुस्थल है। अगला देखते हैं, निम्न में से कौन सही सुमेलित है? तो सही सुमेलित कौन सा ये पूछा है? लोनार मध्य प्रदेश, नक्की गुजरात, कोलेरू आंध्र प्रदेश, पुलिकट केरल। तो लोनार तो ये महाराष्ट्र में है, और नक्की झील जो ये है, ये राजस्थान में है, और कोलेरू ये आंध्र प्रदेश में है। ये इसका करेक्ट हो जाएगा। और पुलिकट ये भी आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा पे स्थित रहता है। तो इसमें कोलेरू जो है, ये आंध्र प्रदेश में है, जबकि पुलिकट ये केरल में ना होकर आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा पे स्थित है। चलिए देखते हैं आगे, निम्न में से कौन सी खरीफ फसल नहीं है? तो ये खरीफ की फसल कौन सी नहीं है, ये पूछा है इसमें। तो ये जो सरसों की फसल है, तो ये हमारी ये कौन सी फसल होती है? ये रबी की फसल होती है। इसमें पूछा है खरीफ की फसल नहीं, यानी कि रबी की फसल कौन सी
है तो ये है सरसों। सरसों इसका इनकरेक्ट हो जाएगा। बाकी सभी जो हैं ये जैसे कि चावल, ज्वार, बाजरा, रागी, मक्का, जूट, मूंगफली, कपास, ये सभी जो फसलें होती हैं ये खरीफ की फसलें होती हैं। और ये खरीफ की जो फसल होती हैं ये जून जुलाई में इनको बोया जाता है और सितंबर अक्टूबर तक इनको काट लेते हैं। तो इसका इनकरेक्ट जो था वो सरसों, ये खरीफ की फसल नहीं है। अगला देखते हैं, यदि गरीब शिक्षा तक नहीं पहुंच सकते तो शिक्षा को ही गरीबों तक पहुंचाना होगा। तो ये किसने कहा था, ये कथन किसका था कि गरीब शिक्षा तक नहीं पहुंच सकते हैं तो शिक्षा को ही गरीब तक पहुंचाना होगा। तो ये कहा था विवेकानंद जी ने। तो इसका करेक्ट जो हो जाएगा वो ऑप्शन सी, विवेकानंद। इन्होंने कहा था कि गरीब शिक्षा तक नहीं पहुंच सकते हैं तो शिक्षा को ही गरीबों तक पहुंचाना होगा। विवेकानंद जी जिनका जन्म हुआ था 12 जनवरी 1863 में कोलकाता में, और इन्होंने शिक्षा पर विशेष बल दिया था जिसके द्वारा विद्यार्थी की जो जिससे कि विद्यार्थियों का जो आत्मोन्नति और उनका जो चरित्र निर्माण हो सके। उन्होंने कहा था कि गरीब शिक्षा के निकट नहीं आ सकते तो शिक्षा को ही गरीबी के निकट आना पड़ेगा। अगला देखते हैं, भारत के निम्न राज्यों में से किसमें सागौन का वन पाया जाता है। तो ये जो सागौन के वन हैं ये कहाँ पाए जाते हैं, तो ये मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ए। जो वनों का देश की अर्थव्यवस्था में विशिष्ट योगदान होता है और आर्थिक दृष्टि से जो सागौन है, साल है, शीशम है, रोजवुड है, देवदार, चीड़, पाइन और स्प्रूस ये अत्यधिक महत्वपूर्ण होते हैं। सागौन संपूर्ण देश के 8.9 मिलियन क्षेत्र में पाया जाता है और ये जो संपूर्ण सागौन क्षेत्र का 50% हिस्सा ये मध्य प्रदेश में इसको पाया जाता है मध्य प्रदेश में। तो इसमें सर्वाधिक वन सागौन की कहाँ है, तो ये मध्य प्रदेश में ही है। अगला देखते हैं, 23 दिसंबर 2020 को सार्वजनिक क्षेत्र के किस उपक्रम को कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व के क्षेत्र में प्रतिष्ठित CII-ITC सस्टेनेबिलिटी पुरस्कार 2020 दिया गया है। तो ये किसे प्रदान किया गया है, तो NTPC लिमिटेड को प्रदान किया गया है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ये 23 दिसंबर 2020 को देश की सबसे बड़ी विद्युत उत्पाद ये कंपनी है NTPC लिमिटेड को कॉर्पोरेटेड सामाजिक उत्तरदायी यानी कि CSR के क्षेत्र में CII-IIT सस्टेनेबिलिटी पुरस्कार 2020 प्रदान किया गया है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है बी। अगला देखते हैं, दिसंबर 2020 में स्वास्थ्य एवं चिकित्सा के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने हेतु तथा ग्रीन हेल्थ केयर को समर्थन देने हेतु भारत ने किस देश के साथ समझौता ज्ञापन किया है। तो ये किस देश के साथ में किया है, तो ये है इजराइल। इजराइल के साथ में इसने स्वास्थ्य एवं चिकित्सा के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने हेतु ग्रीन हेल्थ केयर को समर्थन देने के लिए भारत ने इजराइल के साथ समझौता ज्ञापन किया है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है डी। अगला देखते हैं, 22 दिसंबर 2020 को चीन ने अपने जिस नए रॉकेट से अंतरिक्ष में 5 उपग्रह लॉन्च किए उसका नाम क्या है। तो ये जो 5 रॉकेट लॉन्च किए उसका नाम क्या है, तो ये है मार्च 8, लॉन्ग मार्च 8। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट हो जाएगा। लॉन्ग मार्च 8 जिसे चीन ने अपने नए रॉकेट से अंतरिक्ष में 5 उपग्रह लॉन्च किए हैं। तो ये इसका करेक्ट है ऑप्शन सी। अगला देखते हैं, यूनेस्को ने हाल ही में किस देश की हॉकर संस्कृति को मान्यता दी है। तो ये किस देश ने, तो ये सिंगापुर ने। तो इसका करेक्ट है ऑप्शन नंबर डी। ये सिंगापुर में जो हॉकर एक ये जीवंत संस्कृति है जो कि स्ट्रीट फूड तैयार करने वाले सामुदायिक भोजन कक्ष में भोजन करने और मिलने वाले रोगों की वजह से इसको विकसित किया गया है। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा, सिंगापुर। अगला देखते हैं, 21 दिसंबर 2020 को भारत जापान के मध्य 6ठा संवाद सम्मेलन आयोजित हुआ। दोनों देशों के मध्य संवाद सम्मेलन की शुरुआत
किस वर्ष की गई है, तो ये 2015 में इसकी शुरुआत की गई है, तो ऑप्शन इसका बी करेक्ट हो जाएगा। भारत और जापान के मध्य छठा संवाद सम्मेलन जो आयोजित हुआ, ये दोनों देशों के मध्य संवाद सम्मेलन की शुरुआत जो हुई थी वो 2015 में की गई थी इसकी शुरुआत। अगला देखते हैं, भारत के पहले जेंडर हब के संदर्भ में विचार कीजिए। तो इसमें पहला दिया हुआ है कि भारत का पहला जेंडर हब तमिलनाडु राज्य में स्थापित किया जाएगा। अगला है, यह जेंडर हब संयुक्त राज्य महिला सहयोग से स्थापित किया जाएगा। तो इसमें पूछा कि कौन सा कथन सही है, तो इसमें कथन 2 यानी कि यह जेंडर हब संयुक्त राष्ट्र महिला सहयोग से इसको स्थापित किया जाएगा। तो ऑप्शन इसका केवल 2 ये करेक्ट हो जाएगा। ये जो 21 दिसंबर 2020 को संयुक्त राष्ट्र महिला और केरल सरकार ने भारत के पहले जेंडर डेटा हब की स्थापना के संबंध में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया था, और ये जो जेंडर पार्क है ये लैंगिक समानता के लिए दक्षिण एशिया में हब के रूप में कार्य करेगा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है बी। अब यहाँ से रीजनिंग के प्रश्न स्टार्ट होते हैं, तो चलिए देखते हैं। इसमें जो दिया हुआ है कि दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या युग्मों को चुनिए। तो यहाँ पे 3 है, रेशियो 11, फिर 5 किससे संबंधित होगा, तो इसको देख लेते हैं। अगर हम 3 का स्क्वायर करते हैं और उसमें 2 कर देते हैं, यहाँ पे 3 का स्क्वायर प्लस 2, तो ये होता है 11। इसी तरह से अगर हम 5 का स्क्वायर करेंगे और प्लस उसमें 2 को ऐड कर देंगे तो 5 25 और 2 यानी कि 27। तो इसका करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन बी, 20 का करेक्ट हो जाएगा, यहाँ पे 27 होगा। अगला देखते हैं। यदि EXPLAIN एक्सप्लेन को किसी कोड में BUMIXF के लिखा जाता है तो GYM को उसी कोड में क्या लिखा जाएगा, तो इसको भी सॉल्व करके देख लेते हैं। E का कोड होता है 5 और B का होता है 2, तो हम 2 से 5 यानी कि -3 हो रहा है। फिर x का होता है 24 और u का होता है 22, u का होता है 21, तो यहाँ पे भी -3। और फिर p का होता है 16 और यहाँ पे m का होता है 13, यानी कि ये भी -3, यानी कि यहाँ पे -3 सभी में हो रहा है। तो इस ऐसे ही हम इसको भी GYM को भी हम ऐसे ही सॉल्व करेंगे। तो इसको देख लेते हैं। फिर GYM, तो G से अगर हम -3 करेंगे, G का होता है 7 और -3 करेंगे, 7 में -3 करेंगे तो 4 आएगा, तो यहाँ पे 4 का होगा D। फिर Y का होता है 25 और 25 में -3 करेंगे तो 22, तो V होगा। और M का होता है 13, 13 में -3 करेंगे तो 10, ये होता है J का। तो DVJ ये है ऑप्शन नंबर सी, तो इसका करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला देखते हैं। इसमें विषम संख्या युग्म को ज्ञात करना है, तो चलिए इसको भी देख लेते हैं। यहाँ पे N है, फिर P है, फिर R है। तो N का कोड होता है 14, P का 16, R का 18, यानी कि 2 2 2 ऐड हो रहा है इसमें। और यहाँ पे TV W, यहाँ पे T होता है 20, V होता है 22 और W होता है 23। तो यहाँ पे 2 2 था, यहाँ पे +1 बढ़ रहा है आगे, तो ये अलग है। और फिर ये देख लेते हैं अगला KMO, K होता है 11, M होता है 13 और O होता है 15, तो ये भी +2 हो रहा है। और यहाँ पे FI और U को देख लेते हैं। तो
इसमें 6, फिर यहाँ पे +2, ये h है, ये 6 है, ये 8 है, और ये फिर j 10। तो यानी कि ये भी +2 का हो रहा है, तो इसका जो विषम है वो ये है। इसमें 20 और फिर 22 और फिर ये 23, यानी कि ये तो 2 बढ़ रहा था, ये +1 बढ़ रहा है, तो ये अलग हो जाएगा। अगला देखते हैं। एक भाषा में PROSE को PPOQE कोड में लिखा जाता है, तो LIGHT को किस कोड में लिखा जाएगा? तो इसको भी देखते हैं। यहाँ पे इसमें P16 होता है और यहाँ पे भी P16 होगा, तो ये P से P तो 0 बढ़ रहा है। और फिर R18 होता है, यहाँ पे P16, तो ये -2 हो रहा है। और फिर O ये फिर 0 हो गया, 0 फिर -2 0, फिर O के बाद यहाँ पे S और Q, S होता है 19 और Q होता है 17, ये भी -2 हो रहा है, ये -2, फिर E और E फिर 0, यानी कि 0 -2 0 -2। तो इसी तरह से लाइट को भी हम करेंगे। तो पहले तो 0, तो L ही आएगा, फिर उसके बाद I, यहाँ तो L ही होगा, फिर I है तो I से यहाँ पे -2, तो G हो जाएगा। और फिर उसके बाद G, तो G ही रहेगा यहाँ पे। और फिर H से -2, यानी कि F आ जाएगा, फिर T से T। तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा कौन सा करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर B, IGGFT। IGGFT ऑप्शन नंबर D इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला देखते हैं। यदि बीते कल से पहले दिन यानी कि परसों बुधवार था तो रविवार कब होगा? परसों बुधवार था, आज था, आज कल परसों बुधवार था, तो रविवार कब होगा? वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे। तो आने वाले कल के बाद होगा, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर C करेक्ट हो जाएगा। अगला देखते हैं। यदि जॉन ने अपना विजय दिवस मंगलवार 5 जनवरी 1965 को मनाया, तो वह अपना विजय दिवस उसी दिन कब मनाएगा? तो ये कब मनाएगा? तो यहाँ पे कह रहा है कि जॉन ने अपना विजय दिवस मंगलवार 5 कब मनाया था? ये 5 जनवरी 1965 को मनाया, तो वह विजय दिवस उसी दिन कब मनाएगा? उसी दिन पूछा, यानी कि मंगलवार को ही कब मनाएगा ये कहा है इसने। तो डेट तो वही 5 जनवरी सभी में है। तो इसमें ये होता है कि जब प्रत्येक अगले वर्ष में दिनों की जो संख्या में एक की वृद्धि होती है, तो इसलिए अगला जो 7 वर्ष बाद अगर 7 इसमें ऐड कर दें हम, तो ये हो जाएगा 1972। तो 1972 में भी वही दिन आएगा, परंतु इसमें जो है 5 जनवरी 1962 के बाद 5 जनवरी 1972 के पहले लीप ईयर होगा, यानी कि जिसमें दिनों की संख्या में 2 दिन की वृद्धि हो जाएगी। तो ये 7 दिन की वृद्धि 6 साल में हो जाएगी और 5 जनवरी 1971 को वही दिन यानी कि मंगलवार आएगा। तो ये 5 जनवरी 1971 इसका हो जाएगा। आगे देखते हैं। कथन स्वयं को अद्यतन रखने के लिए मैं सदा रेडियो पर 9 बजे के समाचार सुनता हूँ। तो निष्कर्ष है वह व्यक्ति समाचार पत्र नहीं पढ़ता है। आगे है कि ताज़ा समाचार केवल रेडियो पर उपलब्ध होते हैं।
तो इसमें निष्कर्ष कौन सा ये सही है ये पूछा है। तो इसमें कथन कह रहा था कि स्वयं को अद्यतन रखने के लिए मैं सदा रेडियो पर 9 बजे के समाचार सुनता हूँ। और निष्कर्ष में ये था कि वह व्यक्ति समाचार पत्र नहीं पढ़ता है और ताज़ा समाचार केवल रेडियो पर ही उपलब्ध होते हैं। तो इसमें ये ना ही ये इसका सही है एक, ना ही ये दो, मतलब कोई भी निष्कर्ष इसका नहीं निकल रहा है। तो कथन ये ऑप्शन इसका सी हो जाएगा सही। अगला देखते हैं, सभी फल मिष्ठान हैं, सभी फल मिष्ठान हैं, सभी मीठी चीज़ें स्वास्थ्य के लिए उपयुक्त नहीं होती। निष्कर्ष है कि सभी फल स्वास्थ्य के लिए उपयुक्त नहीं होते हैं। तो कह रहा है आगे कि अगला कह रहा है कि कुछ फल स्वास्थ्य के लिए उपयुक्त नहीं होते हैं। पहले इसने कहा कि सभी फल मिष्ठान हैं और सभी मीठी चीज़ें स्वास्थ्य के लिए उपयुक्त नहीं होती हैं। और निष्कर्ष में कहा है कि सभी फल स्वास्थ्य के लिए उपयुक्त नहीं हैं, कुछ फल स्वास्थ्य के लिए उपयुक्त नहीं होते हैं। तो इसका जो इसमें निष्कर्ष कह रहा कौन सा इसमें सही है, तो निष्कर्ष और एक और दो दोनों ही ये सही हो जाएंगे। अंतिम प्रश्न है, 15 फरवरी 2021 को किस राज्य में प्रतियोगी परीक्षाओं को निःशुल्क तैयारी हेतु मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना शुरुआत की गई। तो ये अभ्युदय योजना की शुरुआत उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा इसकी शुरुआत की गई है। तो इसका जो करेक्ट है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, आज का ये प्रैक्टिस सेट 2 जो पार्ट 2 था ये कंप्लीट हो गया है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे कि आपको जो नए वीडियो हैं उनका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।